दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की अनवरत क्लासें मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमने आप सभी से वादा किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, सभी को आपके समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आज के इस जो है लेक्चर में हम आपके समक्ष बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में एजुकेशन सेकंड पेपर पर। आप सभी को पता है हमने आपके समक्ष जो है कल के वीडियो में अगर हम बात करें मींस दूसरे लेक्चर में औपचारिक शिक्षा मींस फॉर्मल एजुकेशन, और वहीं अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा मींस इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मींस निरौपचारिक शिक्षा पर बेहतरीन तरीके से लेक्चर प्रोवाइड किया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपना फीडबैक अवश्य दिया करें, क्योंकि अगर आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका फीडबैक भी मेरे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो बहरहाल आपके समक्ष लिखा गया है, यहां कुछ चीजें लिखी गई हैं। लगातार आप हैंडराइटिंग नोट्स की मांग कर रहे थे, हमने आप सभी के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं लगातार आप यह पूछते रहते हैं कि आपने जितना प्राइस रखा है क्या उतने ही प्राइस में जितने सब्जेक्ट बन रहे हैं प्रथम सेमेस्टर के दौरान क्या सभी के हैंडराइटिंग नोट्स आप प्रोवाइड करेंगे? तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप यहां देख पा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स मात्र 299 रुपए में सभी सब्जेक्ट की प्राप्त करें। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके यहां 7-8 जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, सभी के हैंडराइटिंग नोट्स में बिल्कुल जो है एक छोटे से प्राइस मींस अगर देखा जाए तो 299 रुपए में आपके समक्ष प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आप सभी को 299 रुपए ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम आपसे बार बार यही कहते हैं, आप एक कमेंट लगातार करते हैं कि विभिन्न चैनल वाले हमें 115 रुपए में दे रहे हैं, 120 रुपए में दे रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि आपको कहीं 115 रुपए का मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। हम आपसे यहां प्रॉपर्ली नहीं कहते हैं कि आप मेरा ही नोट्स खरीदें, लेकिन मैं इतना दावा आपसे जरूर करता हूं कि आप उसे एक बार देखिएगा और मेरे नोट्स को आप मिलाइएगा, आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान 115 रुपए में अगर आपको दे रहा है, वह जाहिर सी बात है कि जितनी कंटेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं सभी कंटेंट को वह नहीं दे पाएगा। लेकिन हमने आप सभी के लिए जो है एक जितने भी प्रकार से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बन रहे हैं सभी को टारगेट हमने उसमें किया है, एक भी टॉपिक आपकी छूट नहीं रही है। इस वजह से प्राइस थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, मैं समझता हूं, मुझे भी पता है कि प्राइस ज्यादा है, लेकिन उसे रखने के पीछे हर जो है चाहे आप जहां भी देखेंगे कुछ न कुछ उसके पीछे कारण होता है। हमारे भी कुछ जो है प्रावधान होते हैं, उस प्रावधान को जो भी नियम होता है सभी को पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो बहरहाल आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर डायरेक्टली आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। जितने भी उम्मीद यही करते हैं कि आपके समक्ष पर डे 2 क्लास के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस दोनों क्लास के तत्काल बाद पीडीएफ के माध्यम से जो भी नोट्स उसके संबंधित होते हैं सभी को तत्काल आपके समक्ष भेजा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको नोट्स अच्छा लग रहा है। तो बहरहाल हम चैप्टर फर्स्ट पर चर्चा कर रहे हैं, आपके समक्ष एजुकेशन सेकंड पेपर पार्ट 3 पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके समक्ष शिक्षण की विशेषताएं। हमने आपके जो है इसके पहले वाले में हमने कहा औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा पर बात किया था। आज का लेक्चर जो आपके समक्ष जा रहा है शिक्षण की विशेषता जा रही है, और उसके आगे आपके समक्ष जाएगा शिक्षण की समस्या मींस एक शिक्षक जो होता है उसके शिक्षण में कितनी समस्याएं आती हैं। और नीचे आप देख पा रहे हैं शिक्षण का उद्देश्य और बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य मींस इन 4 टॉपिक को आज हम आपके इस जो है वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप सभी को बेहतरीन तरीके से उस कंटेंट को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है शिक्षण की विशेषताएं। इसके अंतर्गत देखिए शिक्षण, जैसे अगर आप कहीं भी शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि आपके शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला आपके समक्ष लिखा जा रहा है कि शिक्षण वह साधन है जिसके माध्यम से बालक का विकास इस प्रकार किया जाता है कि बालक में परिस्थिति से लड़ने एवं वातावरण
चरण में समायोजित होने की क्षमता आ जाए। जो क्रिया अपने लक्ष्य को जितने सरल एवं अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेती है उतना ही उत्तम मानी जाती है। ठीक है, शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विकास इस प्रकार किया जाए, मीन्स आपके अंदर जो है किसी बालक का विकास इस प्रकार से किया जाए कि वह किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है, चाहे जो परिस्थिति उसके अंदर आ जाए या उसके ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाए, उस विपत्ति से लड़ने की क्षमता उसके अंदर अगर हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपकी जो शिक्षण है वह कहीं ना कहीं कारगर माना जाएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है जो क्रिया अपने लक्ष्य को जितने सरल एवं अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेती है वह उतनी ही उत्तम मानी जाती है। सबसे बड़ी शिक्षण की विशेषता आपकी यह हो सकती है। इसके अंतर्गत देखिए विभिन्न पॉइंट आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके समक्ष रखा जा रहा है, शिक्षण आपका क्या होना चाहिए? सुनियोजित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसमें आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी व्यवस्था का अच्छा या बुरा होना उसकी प्लानिंग पर निर्भर करता है। जैसे मैं मान लूं कि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, जैसे सपोज दैट की अगर बात किया जाए कि आपने डीएलएड में अगर एडमिशन ले लिया है तो यह आपकी पहले से प्लानिंग रही होगी। ठीक है, कि हम भविष्य में डीएलएड करेंगे और डीएलएड करने के बाद जो है भविष्य में अपने आप को शिक्षक बनेंगे, तो जाहिर सी बात है यह आपकी प्लानिंग रही होगी। यह आपके प्लान के ऊपर निर्भर करता है कि आपने डीएलएड का सिलेक्शन किया है। यदि कार्य की योजना उत्तम हो तो कार्य भी उत्तम होता है। अगर जो भी आपने यह जाहिर सी बात है आपका डीएलएड करना कहीं ना कहीं यह आपका जो कार्य है यह उत्तम है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार शिक्षण सफलता उसकी योजना पर निर्भर करती है। अगर आपकी योजनाएं अच्छी हैं तो उसका परिणाम भी आपके लिए बेहतर ही निकल कर आएगा। ठीक है, आप इस परिभाषा को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्या आपको हैंडराइटिंग जो दी जा रही है आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल इस बात को कमेंट सेशन में आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि शिक्षण आपका सुनियोजित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आपके समक्ष बी वाला ऑप्शन दिया जा रहा है। बी वाला क्या कह रहा है कि शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा शिक्षण सुझावात्मक होता है। इसमें बालक आदेश प्रदान न करके सुझाव प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है जैसे एक छोटा सा बालक होता है, अगर आपने उसे कह दिया कि कल तुम्हें ए से जेड तक लिख कर लाना है, नहीं लिख कर लाओगे तो तुम मार खाओगे। ठीक है, तो यह आपका आदेश हो गया। ठीक है, उसे अगर वही चीजें प्रेम से कहेंगे, दुलार से कहेंगे कि बाबू कल तुम्हें अगर ए से जेड तक लेकर लाओगे तो तुम अच्छे बालक कहलाओगे, तो जाहिर सी बात यह उस बच्चे के लिए आपका एक सुझाव होगा। वह खुद कहेगा कि हमारे टीचर ने, हमारी मैम ने हमसे कहा है कि बेटा अगर इस चीज को लिखकर लाओगे तो तुम्हें अच्छा जो है क्लास में तुम सम्मानित किए जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी सुझावात्मक शिक्षण के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, जिस शिक्षक के अंदर दया नहीं है जाहिर सी बात है वह शिक्षक जो है एक अच्छा शिक्षक नहीं कहलाता है। इसमें कहा जा रहा है सफल शिक्षक के लिए यह परम आवश्यक होता है कि वह दया एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ छात्रों के मूल समस्या को हल करे। जैसे छात्र के पास अगर कोई समस्या होती है, ठीक है, छात्र के पास अगर कोई समस्या होती है और पहलवे आप वह समस्या पूछने से पहले उस बच्चे को खड़ा करके 5 डंडा आप मार दीजिए तो उसके अंदर का जो आत्मबल है वह टूट जाएगा कि छोड़िए यार, अभी हम जाएंगे सर के पास या मैम के पास, हमें पहले 2 डंडा मारेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो है जो भी पूछने की क्षमताएं होंगी वह दबती हुई चली जाएंगी। उसके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब कोई बालक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है तो जाहिर सी बात है कभी भी उससे आप शिक्षण करा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज दया एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किसी भी बच्चे से आपको करना चाहिए। ठीक है, अंदर की चीजें बाहर आ जाती हैं। सहानुभूति से मीन्स अगर आप किसी बच्चे के साथ दयालु पूर्वक पेश आ रहे हैं तो आप उसके अंदर की जितनी भी कैपेसिटी है सब कुछ आप बाहर कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कहा जाए जितनी भी अंदर उसकी कमियां हैं सारी कमियों को आप दूर कर सकते हैं इस दया के नाम से। ठीक है, उससे प्यार दुलार से जितना अधिक से आप पेश इस तरह से आएंगे उसके अंदर की कमियों को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है,
अगला आपके समक्ष आ रहा है, देखिए अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छा, आप अगर टीचिंग के क्षेत्र में आए हैं, ठीक है, अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में आए हैं और आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो जो आपका शिक्षण होगा वह कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होगा। इसमें कहा जा रहा है कि अच्छा शिक्षण वह होता है जो एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें बालक स्वयं क्रिया करने को तत्पर हो, ठीक है, और उससे कुछ सीखता है। शिक्षक हमेशा बच्चों को प्रेरित करे, यह भी प्रेरणादायक शिक्षण के तहत आता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए आज के समय में हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। एक बालक को सभी शिक्षक केंद्र मानकर पढ़ाते हैं। जैसे मैं मान लूं यह बालक आपका हो गया और इसी बालक को इसकी कैपेसिटी को देखते हुए हर शिक्षक जो है उसी को टारगेट करता है, ठीक है, तो आप इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो आपकी शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बालक के सभी उस हाव भाव को परखा जाता है, उसकी कैपेसिटी को परखा जाता है कि बालक कितने लेवल तक हम इसे अगर कंटेंट दे रहे हैं तो वह समझ जाएगा। पता लगा कक्षा 1 का बालक है, आप उसे 20 तक पहाड़ा याद करवा रहे हैं तो भैया वह याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। 20 डंडा आप मारेंगे, रोज पहले में पहुंचिए और उसे वही पहाड़वा सुनने लगिए, तो जाहिर सी बात है जब उसे 2 डंडा मार देंगे तो कल वह हमें लगता है कि वह पढ़ने ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका शिक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए आपका शिक्षण होना चाहिए कि एक बालक किस स्तर तक जो है चीजें सीख सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगे। चलिए अगला आपके समक्ष लगा है, देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है शिक्षण आपका प्रजातंत्रीय होना चाहिए और अगला आपका दिया जा रहा है शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, ये सारी चीजें। अच्छा, और भी आपके समक्ष दिया जाता, लेकिन भैया आपके परीक्षा में अगर इस तरह की बातें पूछी जा रही हैं कि शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो यह मानकर चलिएगा कि जितनी चीज़ें आपके समक्ष दी जा रही हैं वो आपके लिए सफिशिएंट हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो है आप सिर्फ एक बेहतर अंक के लिए टारगेट करिए। फिलहाल आपका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ डीएलएड ही पास करें, आगे की अभी आपको बहुत सारी बाधाएं पार करनी है, टेट सुपर टेट देना है तो आप उसको भी टारगेट करिए। बहरहाल आपके लिए जितना मैटर यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और वह कंटेंट भी आपको बिल्कुल आसान से शब्दों में दिया जा रहा है। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पेड टेलीग्राम चैनल है, 299 रुपये को आपको पेमेंट करना है, तो बिल्कुल आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह पीडीएफ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं किया जा रहा है। भले ही 10 लेक्चर की जगह 15 लेक्चर जाएगा वह मुझे मंजूर है, लेकिन किसी भी चीज़ को मिस नहीं किया जा रहा है। बहरहाल चीज़ें आप पढ़ रहे हैं खुद आपको समझ में आ रहा होगा। शिक्षण में समस्या, जैसे अगर आप किसी विद्यालय में शिक्षण करने जा रहे हैं तो आपको उस शिक्षण में समस्या कहाँ आती है। देखिए सबसे पहले लिखा जा रहा है एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। पहला आपके समक्ष कहा जा रहा है कक्ष में अनुशासन की समस्या। बिल्कुल, अगर आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं, जिस कक्षा में जा रहे हैं, अगर आपका कक्षा वह जो है अनुशासित नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको शिक्षण कार्य करने में जो है सफलता नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगला आपके समक्ष दिया जा रहा है छात्र एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापन की समस्या। जैसे हमने मान लिया कि आप विद्यालय में जा रहे हैं, जैसे मान लें कि मैं आपके विद्यालय में टीचिंग कार्य कर रहा हूं और हम किसी कारणवश आपको एक दिन भैया 2 डंडा मार दिए तो कल हमसे कहेंगे कि चला हम आपसे चौराहा पर मिल लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह भी जो है आपके शिक्षण कार्य में समस्या उत्पन्न करता है। कभी भी इस गुरु के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसने 2 डंडा मारा है तो कहीं ना कहीं वह आपके भलाई के लिए मारा है, ठीक है। तो बहरहाल आज के समय में यह चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो वैसे शिक्षक भी हो गए हैं, आपको जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, आपको भी वो फ्री छोड़ देते हैं, बेटा पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो हमारा क्या जाएगा, हमको तो जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। आगे आपके समक्ष दिया जा रहा है अगला नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग में समस्या। जाहिर सी बात है एक शिक्षक होता है, अगर उससे नई नई विधियों के बारे में नहीं पता है, जैसे हमने आपको एक मेथड इस्तेमाल किया किसी सवाल को हल करने में, ठीक है, और मैं मान लिया कि आपको उस मेथड से उस सवाल को समझ में नहीं आया तो हमें दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ एक ही मेथड आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका वह शिक्षण जो होगा वह सफल नहीं माना जाएगा। एक शिक्षक का परम धर्म होता है कि जब भी वह आपके साथ टीचिंग कार्य कर रहा है तो उसका जो धर्म होना चाहिए मीन्स
आपको जितनी चीज़ें वहाँ बताई जा रही हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका जो टीचिंग कार्य हो रहा है वह कहीं ना कहीं बेहतर नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। हम अपने टीचिंग में और भी परिवर्तन करेंगे जिससे आपको और आसान से शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, या नहीं तो यार कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपसे कहा जा रहा है कक्षा में उपद्रवी छात्रों की समस्या। जैसे हमने मान लिया कि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है, पर डे वह आपकी कक्षा को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, कहीं कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कहीं किसी को देख रहा है, कहीं आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे के चक्कर में दिन भर पागल हुए रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरह के विद्यार्थी आपकी कक्ष में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो समस्यात्मक बालक के रूप में आएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे बालक आपकी कक्षा में आ रहे हैं तो आपका जो शिक्षण है वह बेहतरीन नहीं माना जाएगा। ठीक है, शिक्षण कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। छात्र एवं शिक्षक की वैमनस्यता, हमने आपको इसके पहले भी बताया कि अगर शिक्षक और छात्र के बीच में वैमनस्यता मीन्स जो है देखा जाए तो लड़ाई झगड़े की बातें अगर रहेंगी तो आपका जो शिक्षण कार्य है वह संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला आपके समक्ष आता है शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें आपके साथ, शिक्षण का दो उद्देश्य होता है। ठीक है, पहला आपका है सामान्य उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विशिष्ट उद्देश्य। इस सामान्य उद्देश्य के जो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आप देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य उद्देश्य का अभिप्राय शिक्षक के द्वारा बालक में शिक्षा प्रक्रिया अर्थात ठीक है, शिक्षा काल में धीरे धीरे गुणों का विकास किया जाता है जिससे सामाजिकता और नागरिकता का विकास हो। अब ऐसा नहीं है कि पहले में जब वह गया पढ़ने आपके विद्यालय में तो आप उसके अंदर ठोस के भर दीजिए, ठीक है बाबू ये तुम ले लीजिए तुम्हें ये काम आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, जब आप किसी चीज को धीरे धीरे करके सीखते हैं तो वह आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट होती हुई चली जाती है। इस वजह से कभी भी सामान्य उद्देश्य का मतलब ही आपका होता है कि जब भी आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो किसी चीज को सिखाने के लिए बिल्कुल जो है सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। पहले में से आप कठिनवा को सिखा दीजिए, सरलतवा तो वो अपने मने भूल जाएगा। ठीक है, इस वजह से यह आपका जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहले आप उसे जो है धीरे धीरे करके सरल चीजें सिखाइए, सरल से कठिन की तरफ ले जाइए, आपका शिक्षण सूत्र है। बहरहाल आगे आपको बताया जाएगा, तो इस तरह की अगर टीचिंग कर रहे हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, पहला इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि बालक को उसके जीवन से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अगर कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं, अगर उसके बालक के दैनिक जीवन से संबंधित चीजों को आप बता रहे हैं तो आपका जो शिक्षण होगा वह और बेहतर होगा। ठीक है, अगला आपके समक्ष दिया जा रहा है बालक में मानसिक शक्तियों का विकास करना। यह सामान्य उद्देश्य का मतलब ही होता है कि किसी बालक में हम मानसिक शक्तियों का विकास करेंगे। बालक में संवेदनशीलता का विकास करना। चौथा आपके समक्ष दिया जा रहा है बालक में आत्मविश्वास, आत्मानुभूत करने योग्य बनाना। और छात्रों में क्या लिखा जाए, छात्रों में ज्ञान को प्रेरित करना। ठीक है, छात्रों में ज्ञान को प्रेरित करना। और छठा लिखा जा रहा है आपके समक्ष रुचियों का विकास करना। यह आपके सामान्य उद्देश्य के तहत आता है। ठीक है, अगला आपके समक्ष आ रहा है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत देखिए आपके समक्ष कहा जा रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य में अध्यापक कक्षा में निश्चित समय निश्चित बच्चों को निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। जैसे विशिष्ट उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि आपका एक निश्चित स्थान होगा, जैसे आपका एक विद्यालय निश्चित स्थान हो गया। एक पीरियड, पहला पीरियड आपका 30 मिनट का होता है। ठीक है, पहला पीरियड आपका 30 मिनट का होता है। इसमें भी वह शिक्षक जो होता है वह भी निर्धारित होता है कि हमको रमेश सर पढ़ाएंगे, संजय सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है उसमें निर्धारित की रहती हैं। और आपका जो समय होता है वो भी निर्धारित रहता है कि यह 35 मिनट का घंटा है या 40 मिनट का घंटा, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। यह आपके विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। स्पष्ट रूप से एक बार फिर से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें आपसे कहा जा रहा है विशिष्ट उद्देश्य में अध्यापक कक्षा में निश्चित समय तथा निश्चित बच्चों को निश्चित ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात शिक्षक द्वारा 30 मिनट के कालांशों में छात्रों को
ठीक है। छात्रों को जो विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आपके समक्ष आ रही हैं। बीएस ब्लूम, इन्हें हम बीएस ब्लूम के नाम से जानते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसे देखेंगे। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य का विभाजन करते हुए 3 भागों में विभाजित किया है। आपसे पूछा जा सकता है, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तीनों आप याद रखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है ज्ञानात्मक, दूसरा आपका है भावात्मक और तीसरा आपका है क्रियात्मक। ठीक है, अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा और आप देखेंगे, बिल्कुल यह आपका लास्ट चल रहा है। पहला चैप्टर उम्मीद करते हैं कि हमें लगता है कि आज ही फिनिश कर दिया जाएगा। पहला कंटेंट आपके समक्ष दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विषय की प्रकृति भिन्न होती है तथा विषयों में उद्देश्य भी अलग होते हैं। जैसे हमने मान लिया कि मैथ आप पढ़ रहे हैं, उसकी प्रकृति अलग होगी। सामाजिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, उसकी प्रकृति अलग होगी। ठीक है, मीन्स अगर देखा जाए गणित पढ़ने का उद्देश्य आपका दूसरा होता है कैलकुलेट करना। सामाजिक विज्ञान पढ़ने का मतलब होता है समाज के बारे में जानना, अपने महापुरुषों के बारे में जानना। सभी के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है समाज की संस्कृति, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षण उद्देश्य निर्मित किया जाए तो हितकर होते हैं। ठीक है, यह दूसरा आपका था। तीसरा आपका कहा जा रहा है कि छात्रों के विकास क्रम तथा विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर शिक्षण उद्देश्य निर्मित करना चाहिए। ठीक है, चौथा आपके समक्ष दिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि छात्रों के विकास क्रम तथा विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर। ठीक है, ये देखिए 2 बार लिख उठा है। बहरहाल आप इन तीनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। जितनी चीज़ें आपको इस लेक्चर में दी जा रही हैं सारी चीज़ें आप सभी के लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।